बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। मौसम में खुशगवार जो है तब्दीली इसलिए भी है, ह्यूमिडिटी भी कुछ हद तक कम हुई है क्योंकि वो जो एकदम से बारिश के बाद शदीद हबस हो जाता था उसकी शिद्दत में भी अब कमी आई हुई है और मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बारिश हुई। कल भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, सैटरडे को भी बारिश हुई। तो ये जो मॉनसून का स्पेल है ये वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही हैं, लेकिन जो खुशगवार तब्दीली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मॉनसून की बारिशों में यूजुअली होता ही है कि बारिश के बाद शदीद हब्स हो जाता है। अभी भी हो रहा है, लेकिन ये जो एक दो दिन से बारिश हुई है कुछ बेहतरी आई है मौसम में। और खुशखबरी ये है कि एसी थोड़ा सा कम चलाना पड़ा है। जो मतलब दिन रात ही आपको इतनी शदीद गर्मी में एसी में रहना पड़ा था, वो चीज़ें जो कम हुई हैं। चले इसी खुशी में हम खुश हो रहे हैं कि चले बिल इस दफ़ा थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा। हमने जी खबरों से आगाज़ करना है और इसके बाद 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जी। मूसलाधार बारिश मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से फिर स्ट्रिप होना मामूल है। अब अगर मैं पूछ लूँगी शायद सिप्रा साहब से तो इस पर उन्होंने कहना है कि जी इसका तो सामना करना पड़ेगा ही आपको। खैर एक कमेंट ले लेते हैं, फिर अगली खबर की तरफ जाएंगे। हमने क्योंकि शुरू में ये डिस्कस की और अभी इतनी बड़ी खबर लगी हुई है कि जी नशेबी इलाकों में पानी भी है, फिडर्स भी ट्रिप हैं। कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं एडजस्ट कर लिया रहा था कि अगर लाइट गई है बारिश की वजह से तो कुछ इतने टाइम में वापस आ जाएगी। हमारे साथ अली साहिद साहब और शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिप्रा साहब, बारिश के बाद लाइट गायब होना मामूल है, कोई टाइम नहीं है कि इतनी देर में अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो उसको हल कर लिया जाएगा, प्रायोरिटी पे अगर ये चीज़ें रख ली जाएं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो लेस्को का जो शेड्यूल है और जो तरजीहात हैं वो ये होती है कि अगर 11 का भी फीडर पहले ट्रिप पे है तो वो चलेगा। उसके बाद उसी फीडर पे अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज है तो वो होगा। उसके बाद आपकी इंफरादी कंप्लेंट, अगर आपके घर की कंप्लेंट है तो वो एड्रेस होगी। ये आखिरी शेड्यूल को वो फॉलो करते हैं कंफर्म। उसकी क्या वजह है कि एक फीडर पे जब चूँकि हज़ारों कनेक्शन है, फिर ट्रांसफार्मर पे सैकड़ों कनेक्शन है, वो चला के उसके बाद इंफरादी कंप्लेंट्स की तो बारी दूसरे तीसरे रोज़ आती है बारिश की। अब रही बात कि जो आप कह रही हैं कि एक अगर ट्रिपिंग का वाक़या हुआ है उसकी बहाली कब होगी। फॉल्ट आया, किसी जगह दरख्त गिरा, वो आपको नज़र आ रहा है कि यह तार टूट गई है। किसी जगह पे अगर ब्रेक डाउन हुई है, वैसे तार टूट गई है या फिर तारें आपस में मिल गई हैं या ट्रांसफार्मर का जंपर ब्लास्ट कर गया ओवरलोडिंग की वजह से या किसी और वजह से, उसकी वजह से वो आपको फॉल्ट नज़र आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो पुराने एरिया है जिसमें गुंजान आबाद इलाके, शुमाली लाहौर का इलाका है, इवन गुलबर्ग का भी इलाका आपका पुरानों में शुमार होता है, जहाँ साई साहब, गड़ी शाहू और ये इलाके जो गुंजान, बादामी बाग, ये अतराफ में गुलशन रावी, आमर टाउन, मदनी साहब वो बंद रोड पे रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें वैसे वह उनकी होती हैं। असल में कुछ फॉल्ट ऐसा होते हैं कि जो आपको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जिनसे मेरी बात भी होती है, जिनकी लाइट बंद होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी अर्थिंग फॉल्ट आ जाता है, मतलब आपकी 11 kV है उसकी अर्थिंग हो रही है, कहीं पे आपका करंट ज़मीन में जा रहा है तो उसकी वजह से वो फीडर नहीं लग रहा। बाज़ औक़ात आपके इंसुलेटर्स जो ऊपर लगे हुए हैं वो पंक्चर हो गया है या उसमें कोई फॉल्ट है। आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इनका तरीकाकार क्या है कि मैनुअल इन्होंने चेक करना है, लाइनमैन को भेजा है मोटर बाइक पे या आप गाड़ी पे, उन्होंने आना है, रात है तो उसने टॉर्च से उस पोल को देखना है कि वहाँ से कोई तार टूटा हुआ तो नहीं, कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं। उसके बाद अगर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के देखेंगे, उसके जंपर, उसका डिफ्यूज़ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ उसको चेक करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल के बाज़ औक़ात 6-7 घंटे तक जो फीडर बंद होना या 10 घंटे तक बंद होना फीडर, वो इस तरह के फॉल्ट्स होते हैं जो आपको मिलते ही नहीं हैं, उसकी बुनियाद पे होता है। अदरवाइज़ 2-3 घंटे में बारिश जब रुक जाए 2-3-4 घंटे के दौरान आपको वो बिजली बहाल हो जाती है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपके पास जदीद चीज़ें हैं, आप इंसुलेटेड, आप कंडक्टर आ गया हुआ है, जो ये हम 11 kV केबल देखते हैं इंसुलेटेड है जी। ये दरख्तों में से आप गुजार दें, अब जहाँ पे मर्जी लगा दें, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वहाँ ट्रिपिंग नहीं होनी। सिस्टम अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ हर बारिश में यही हालात होंगे। और अभी अगर 2-4 दिन धूप पड़ जाती है और उसके बाद फिर पहली बारिश होगी तो फिर वही हाल होगा जो आज से 2 हफ्ते पहले जो बड़ी बारिश में हुआ था। बिल तो विफाक का काम है ना, वो तो लेस्को ने लेने ही लेने हैं। आप तो वो फैसिलिटेट नहीं जी, लाइट जाने से, ट्रिपिंग होने से, बारिश होने से बिल का तो कोई ताल्लुक नहीं। वो शायद सिप्रा साहब तो खैर
अना ये तलक है, रखते हैं इन अना मामलों ये पर। देखे ना, काफी चीजें अब हमने भी इसमें एक चीज है ना, हम इतने बिल दे रहे हैं, अना मेरे साथ हो गई है बिलों के मामले में। मैं तो अग्री करने लगी हूं। सिस्टम में अपग्रेड साई साहब भी आ जाएंगे कुछ दिन में। नहीं मैं हूँ उनके साथ ही सिपरा साहब के, लेकिन देखें मसला ये है कि हम इतने बड़े बड़े बिल्स दे रहे हैं, अब हर जगह पे वो बात ही बिलों की होती है। आप देखें ना, घर घर की कहानी, घर की कहानियां, जहाँ भी जाएं बात बिजली की हो रही होती है, बिल्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं। कितना आ जाए, बड़ा यही क्वेश्चन हो गया ना आजकल। कल तकरीबन 2-3 लोगों ने मुझसे ये पूछा कि बिल कितना आया बिल। तो मसला ये है कि जब बिल आप इतने ज़्यादा कर रहे हैं, फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं, सिस्टम को अपग्रेड कब तक करेंगे? आप इतने भारी भरकम बिल देने के बावजूद अगर सहूलियात वही पुरानी है, गाड़ी हमें आप पुरानी में बिठाएंगे, किराए आप 10 गुना बढ़ा दिए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना। फिर लोग तो उसी तरह ही तंग हो रहे हैं जिस तरह पहले तंग हो रहे थे। साहब, ये तो दुहाइयां हम देते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। खैर, रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे मुलाजिमीन फंड से महरूम अफसरान को कैश अवार्ड दिए जाने लगे। सीईओ समेत एडिशनल जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल अफसर समेत 67 मुलाजिमीन हैं जो कि बेसिक तनख्वाह कैश अवार्ड देने की जिनको मंजूरी दी गई है। बहुत अच्छा काम किया। साई साहब, आपसे आ जाती हूँ। हाँ ना, देखें अगर कोई अच्छा काम करता है अच्छा, मैं बता भी दूं, 75,54,169 रुपये कैश अवार्ड दें। वाह। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इसको नेगेटिव सेंस में भी लिया जा सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है। बिल्कुल रेलवे का खसारा तो हम अरसा दराज से, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, साहब कोई अच्छी खबर वहां से कभी नहीं आई। आप पॉजिटिव पता नहीं क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसमें बताता हूँ, पॉजिटिव मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये है, नेगेटिव इस तरह देख लेते हैं कि ये बड़े अफसरान अगर ले रहे हैं तो उनकी तो कारकर्दगी हमेशा ही शानदार रहती है। हाँ। मैं तो अपने कागजों में कहते हैं, मैं अपने पुलिस अफसरान से एक ही बात करता हूँ कि अगर किसी जगह पे करप्शन होती है बड़े मैसिव लेवल पे, तो उसमें वो कह देते हैं ये उनके जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसकी गलती है। अगर कोई ऑपरेशनल गलती होती है तो वो कहते हैं कि ये SHO ने और DSP ने खराबी की है, यानी बड़े अफसरान तक बात नहीं आती। लेकिन अगर किसी जगह पर इनामात लेने होते हैं, सारी कारकर्दगी अगर छोटे अमले ने की है तो उसको बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं स्टेज पे, और आगे वो फर्देबाद खड़ा होता है जिसने सिर्फ ऊपर वो हेड है उनका, और तमगे भी उसको ही मिलते हैं, QPM PPM भी उसी को मिलते हैं। तो मसला ये है कि अगर तो इस तरह हो रहा है और ये बंदर बांट हो रही है कि सिर्फ बड़े अफसरान को बेसिक्स पे मिल रही है, तो ये तो ज़्यादती है। चूँकि आपका डिपार्टमेंट खसारे में है, आपके लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, आपके दीगर फंड्स जो हैं वो इशू नहीं हो रहे, तो अगर किसी को कारकर्दगी की बिना पे अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक्साइज में मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने 100% से ज़्यादा टारगेट्स अचीव किए हैं उनको कैश अवार्ड भी दिए जाएंगे, उनको अप्रिसिएशन लेटर भी जारी किए जाएंगे। लेकिन जिनकी कारकर्दगी 80% से नीचे थी, तो सैकड़ों ऐसे मुलाजमीन और अफसरान हैं जिनको डिस्प्लेयर भी दिए गए हैं, शोकाज भी दी गई है, सर्विस भी काटी गई है। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। सर्विस डिलीवरी आपकी तभी बेहतर होगी अगर अप्रिसिएशन और सजा जजा का आप सिस्टम रखेंगे। तो अगर तो रेलवे में सिर्फ ये अफसरान को नवाजा गया है कि कोई छोटा मोटा उन्होंने काम किया और उनको बेसिक पे दिए दी कि 2.25 करोड़ रुपया जो है वो बेसिक्स पे की मद में दिया गया है और अप्रिसिएशन के लिए दिया गया है, तो बाकी मुलाजमीन को नहीं दिया गया, वही काम अगर दूसरे मुलाजमीन कर रहे हैं तो ये ज़्यादती है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, खबर में भी लिखा है हज़ारों मुलाजमीन मैरिज ग्रांट, नॉवलेट फंड, ग्रेजुटी और TADA से महरूम है। दूसरी तरफ ये नवाजा जा रहा है। देखिए, असल इशू भी यही है। आप जिस तरह वो खुद साई साहब जिक्र कर रहे हैं कि मुलाजमीन को दें ना दें, ये इंसेंटिव्स होते ऑफिसर्स के लिए ही अल्टीमेटली, और अगर बोनसेस कोई एनुअल इशू हो जाए तो गवर्नमेंट सतह पे तो वो मुलाजमीन को मिलता है, नहीं तो खुद ही बंदर बांट कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये हैं इन मुलाजमीन के लिए। ये उनके जब उन्होंने इस इदारे को ज्वाइन किया तो ये उस वक्त लिखा गया कि आपको मैरिज ग्रांट मिलेगी, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, हाउस रेंट, बाकी अलाउंसेस, ये सारे उनकी, ये उनका अगर हक मार रहे हैं आप लोग, और उसके बाद आप अपने पैसे ले रहे हैं, लेकिन इनको जो उनका हक भी है, ये बोनस मिलना और बेसिक पे मिलना कोई हक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये इंसेंटिव है, आप इसको सेकेंडरी पे रखें, लेकिन तरजीह ये होनी चाहिए कि आप इन मुलाजमीन को, जो मसाइल हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं कब से दरखास्त दी होगी कि उनके बेटे या बेटी की शादी, उनको पैसे मिलेंगे। प्रोसेस इतना सख्त होगा, इतना गंभीर होगा कि लोग नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिकली मुलाजमीन को साथ में रख के फैसिलिटेट करें। मुझे बताएं, हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि अगर रेल को चला रहा है या रेल की अच्छी कारकर्दगी, खैर मैं भी 2011-12 में ये बीट क्या करता था, तब भी बुरे हालात थे, आज 10-12 साल बाद भी वही हालात हैं कि नुकसान में ही है। और जब टिकट लैंड जाए तो पता लगता सारी बुक है, आज तक नहीं पता लगा खसारा कितने, सिफारिश पे टिकट लेना पड़ता है। अगर खसारा इतना ही है तो इनके तो डेजिग्नेशन और इनके तो डिपार्टमेंट्स, हजारों डेजिग्नेशन है रेलवेज के, इतने सारी मुलाजमत है अंदर के आप सोच भी नहीं सकते।
और फिर अगर एक ट्रेन टाइम पे आ रही है, बर वक्त लोगों को लेके जा रही है, खैर ऑफिस से पहुंच रही है, तो उसमें जो आपका सुप्रिटेंडेंट बैठा है डिविजनल, या उसके बाद आपका डीसीओ कोई बैठा है, या आपका जो भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मैकेनिकल के हैं या बाकी दीगर डिपार्टमेंट्स के हैं, उसमें तो ड्राइवर का सारा किरदार है। या फिर वो ग्रीन और जो लाल झंडी वाला जो आपका सिग्नल पे खड़ा है या आपके फाटक पे खड़ा है रेलवे क्रॉसिंग पे, उसका सारा किरदार है। आपने उस पर क्या किया? ये लोग असल तो हकदार है ना, जो 10-10, 12-12 घंटे जो ट्रेन को चलाकर, 15-15 घंटे जो इनको चलाकर फिर लोगों को, मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो उनके अंदर टिकट चेकर हैं, जो सारे ये काम कर रहे होते हैं, असल तो वो लोग हैं। आप ठंडे कमरों में बैठकर और तनख्वाहें भी ले लें और फिर उसके बाद आपने मज़े भी करें, तो ये इस तरह तो नहीं होता। मेरे ख्याल में आप इंसेंटिव ज़रूर लें, इसमें कोई नहीं है, जो राइट है उनको वो भी लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर, आपके दरवाजे पे खड़ा जो पीएन है उसका भी आपकी कारकर्दगी में अहम किरदार है, फिर उन सबको मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे आई डोंट नो, हमारे साथ ये खबरें कम ही शेयर की जाती हैं कि रेलवे की कारकर्दगी ऐसी जा रही है, ये बेहतरी आई है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं ऐड की गई है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से कोई इस तरह की खबर आती है कि ये बेहतरी जो है वो मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर रेलवे स्टेशन पे ही कोई नई चीज़ ये सहूलत के लिए ऐड कर दी गई है। कभी भी नहीं ऐसा। कभी तक मुझे बताएं आज तक किसी वजीर ने क्या किया होगा? आज तक बताएं। इनकी पुलिस भी है, कभी किसी ने वहां जाकर भी विजिट भी नहीं किया, कोई विजिट की खबर भी नहीं आई। आईजी है रेलवे का, पूरा थाने हैं इनके, ये सारी चीजें हैं। और स्टेशन मुझे बताएं रेलवे, शायद सिप्रा साहब, सब बातें दूर की बात, कभी कोई विजिट करने भी नहीं गया, वो खबर भी अच्छा, नहीं। मैं आपको बताता, एक वक्त था जब बलोर साहब वजीर थे, उस वक्त ये बातें सामने आती थी कि वो अपने ट्रांसपोर्ट को कामयाब बनाने के लिए रेलवे को खसारे में लेकर जा रहे हैं और उसको बेहतर चलें। उसके बाद जो वजीर हमारे गुजरे हैं वो उनके पास, उनकी ट्रांसपोर्ट तो कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अभी जो मौजूदा हैं उनके पास भी नहीं होगी, तो फिर खसारा कहाँ पे है? ढूंढने की बात। अच्छा, फिर एक और बड़ा जवाब होता है, आप भीड़ करते रहे हैं, सिप्रा साहब को बहुत बेहतर पता होगा। मेरा चूंकि गढ़ी शौक में पिछले 15-20 साल से रह रहा हूँ, वहाँ पे आप देखें रेलवे की जो कोठियाँ हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो घर हैं बड़े बड़े, आप यकीन करें, मैं एक दिन एक खतून जो थी वो मेरे घर में आती थी काम के लिए, तो वो उनको कोठी के साथ क्वार्टर था, तो वो कहते थे कि तकरीबन 1 एकड़ की कोठी है, कोई 4 कनाल की कोठी है, कोई 2 कनाल की कोठी है, और उस पर जो अखराजात आते हैं, अफसरान कितने को अफसरान है, और ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में है, और ये लाहौर का एक इलाका है, बाकी इलाकों में भी इसी तरह इनके घर हैं, दफातर हैं बड़े बड़े। वो गोरा एक निज़ाम बनाकर दे गया हमें, अल्लाह का शुक्र है अभी तक वो चल रहा है। अगर खुद से हमें ये इस्टेब्लिश करना पड़े तो फिर देखेंगे कितना खसारा होता है। अभी तो ये उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे। फिर इस तरह के मुलाजमीन भर्ती किए गए हुए हैं जिनका कोई काम नहीं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। खसारे की वजह ये है कि आपकी जो इनकम है उससे कई गुना ज़्यादा तो आपने मुलाजमीन वहाँ पर पाले हुए हैं जिनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके शाहाना लाइफस्टाइल है, गाड़ियाँ आपके पास बड़ी बड़ी हैं, घर आपके पास बड़े बड़े हैं, यही है कि आप अपनी मौजों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट के हालात आपके सामने, हमेशा खसारा खसारा और खसारा। और मुसाफिरों की सहूलत के लिए क्या होता है, कभी भी कुछ इस तरह की चीज़ हमें सुनने को कम से कम नहीं मिली। आप रेलवे स्टेशन जाके इंतजाम देख लें, सिटिंग अरेंजमेंट, वॉशरूम, पानी, जो बुनियादी सहूलतें आपको वही प्रॉपर नज़र नहीं आती हैं। खैर, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास खबर क्या है जी, रेलवे के बाद रुक कर लेते हैं जी तैयारों की जानिब जी। पीआईए के तैयारे ग्राउंड हैं, तैयारे ग्राउंड करने से 21 अरब 81 करोड़ का नुकसान है, अच्छा खासा नुकसान है। अच्छा, ये वो तैयारे हैं जो खुदा न खास्ता को हादसा हो गया एयरपोर्ट पे या परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने वाले तो खैर जल्दी उसके मेंटेनेंस का काम हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा उसमें कहीं फॉल्ट आ गया तो उसकी बुनियाद पे सारा कुछ होता है। ये कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक वीडियो भी आई थी सोशल मीडिया पे, बहुत सारे जो तैयारे हैं वो इकट्ठे किसी जगह खड़े थे, उसमें सिर्फ पीआईए नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज़ के भी तैयारे हैं जो वहाँ पे जिनमें फॉल्ट्स आए और उसके बाद उनको ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड करने का मकसद क्या है कि वो तकरीबन बेकार हो गए हैं, सही, अब उसको उड़ान के काबिल नहीं रहे, या फिर उनकी मेंटेनेंस और सारा कुछ हो और उसके बाद दोबारा वो उनको शामिल करें और उसके बाद उसको मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अरबों रुपए का नुकसान होना, ये पीआईए हो, रेलवेज हो, ये बाकी कोई कंपनी हो, ये उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। ये कहते हैं बेटा ही नुकसान तो अगर तो ये
बन सकते थे अगर इनकी आपने कहा मेंटेनेंस मैटर हो नहीं सकती थी। करता, उनके लिए मैटर ना करता हो, इसका इम्पैक्ट तो जाता है शायद से। हमेशा पीआईए खसारे में सुन रही हैं हाँ आप। ऐसे ही है। तो ये वजूहात हैं, इन्हीं वजह से होता है, किसी का ध्यान ही नहीं होना कि ऐसा भी हो रहा है। ये तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने इनसे कुछ क्वाइफ मांगे होंगे कि ये आपके तैयार ग्राउंड हैं, इसकी वजूहात बताएं, कब से हैं, क्या नुकसान हुआ, उन्होंने अपना एक असेसमेंट की होगी, ऑडिट किया होगा और एक रिपोर्ट तैयार करके वो दे दी होगी। ऑडिट पैरा बन गया है। ऑडिट पैरे भी अब मैटर को नहीं करते। ऑडिट पैरे मैनेज करना उसका जवाब बड़ा आसान है, जवाब दें और उसके बाद आगे हूँ, ये मैटर नहीं करता। बेसिकली हमारे यहाँ एहतसाब का रास्ता ही कोई नहीं है। एहतसाब का रास्ता जब भी हमने ढूंढा है वो हमें लेफ्ट राइट होके निकल गया है, उसमें कोई सीधा नहीं है कि आप नहीं, कभी आज तक देखा नहीं कोई सजा हो। एडिटर जनरल की रिपोर्ट पे आज तक मैंने नहीं देखा कोई एक्शन हुआ। होता ये है, इसमें होता ये है कि एडिटर जनरल के जो नुमाइंदे आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में ऑडिट के लिए, यहाँ तो उनको अकोमोडेट बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। वहाँ पर जितनी मर्जी करप्शन हो वो बिल्कुल रिपोर्ट ज़ीरो की और बेहतरीन, वो मामूली से 10, 15, 20 वो ऑडिट पर लगाते हैं और फिर खुद ही उनका हाल बता के जाते हैं कि ये हमें लगाने चाहिए, ये ना हो कि हमारी रिपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। या अगर फिर वहाँ पे लोगों के साथ इनका मिजाज नहीं बनता तो फिर बड़े बड़े ऑडिट पैरे बन जाते हैं, हर चीज़ में वो नुकाइस निकाल के वो रिपोर्ट उस तरह की बन जाती है। ये जो सईद साहब ने खबर दी है कि 21 अरब से ज़ायद का खसारा शो कर रहे हैं पिछले साल, जो 40 दिन से ले कर 200 कुछ दिन तक जो इन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी थी। तो हमने तो इनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो भी जाए तो कभी ये नहीं सुना कि ये जो है वो खसारे से बाहर निकला। खसारा ही खसारा सुनते हैं। फिर वो सिपरा साहब वाली बात है, टिकट लेने जाएं वो मिलती नहीं है। तो हमें तो यही है ना, अगर एक कोई बस चल रही है किसी रूट पे, अगर वो जाते हुए फुल जा रही है, वापसी भी फुल आ रही है, तो फिर खसारा कहाँ पे? बिल्कुल उसमें ये हमें तो ये समझने वाली बात है कि इसमें खसारा किस चीज़ का है। फिर आपकी जो जितने भी स्टाफ है वो सारा, अगर आपके तैयारे मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं, वो सारा सैलरीज भी ले रहा है, सारी मराहत भी ले रहा है, फिर इसका मतलब है कि आपने लोगों को एक्स्ट्रा वहाँ पे अकोमोडेट किया है, जितनों की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा। फिर आप देखें कि इनका स्टाफ किस किस काम में मुलवस होता है। वो एक चलें वो हमारी माओ बहनों की तरह थी। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, एक खातून जो थी वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी और पैसे लेके जा रही थी, आ रही थी। और ये तो एक मामूली सा केस है, पता नहीं कितने बड़े केस हैं जो सामने नहीं आते। तो मसला ये है, एडिटर जनरल की रिपोर्ट को तो ये वैसे भी इतना कोई सीरियस नहीं लेते। उनको पता है कि कहाँ पे जाके किस तरह इसको मेंटेन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए होंगे, अब वो साथ लगाएंगे। इसमें से मैक्सिमम जो 5 या 10% पैरे जो हैं वो अगले सालों के लिए चले जाएंगे, 90% पैरे ये सेटल करवा लेंगे। नहीं, इनके मेंटेनेंस के कोई तो SOPs वगैरह होते होंगे साई साहब, जिनको फॉलो करना होगा। आप 12 नुकसान में तो नहीं रह सकते हैं ना? नहीं है ना, ये तो एडिटर जनरल की रिपोर्ट है ना। रिपोर्ट मसला ये है, इस पे एक्शन कौन लेगा? कोई एक्शन आपने कभी सुना है कि एडिटर जनरल की रिपोर्ट पे ये PAC में चले जाएंगे, DAC में चले जाएंगे? पता नहीं। ये रिपोर्ट जुलाई में आई थी। ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट तैयार की है पिछले साल की, माली साल की, ये जुलाई में आई है। तो मुझे बताएं, अब महीना हो गया किसी ने नोटिस किया? उन्होंने किया क्या होगा, ये तैयारे वहाँ पे खड़े हैं, अगर ये हर रोज इतनी फ्लाइट्स लेके जाते, इतने पैसेंजर को लेके जाते थे, इतने को लेके आते थे, तो ये सारे जरा तकसीम की होगी, बिल्कुल ही नाकारा हो जाते हैं ये। नहीं, यहाँ तो कंपनीज जो इनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रही है वो प्रॉपर इनको इन टाइम वापस नहीं कर सकी, ठीक करके दे नहीं सकी, या इनकी जानब से पेमेंट नहीं हुई होगी, या फिर वो जो अफसरशाही की फाइलें हैं, फाइलें पड़ी रही होंगी, हटदर्मी का शिकार हो गए होंगे कि पेमेंट का क्या तरीकाकार होगा, कब देनी होगी। इस तरह के बहुत सारे मैटर्स चल रहे होते हैं, जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे होते हैं कि ये तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन पीछे जो साहब बहादुर बैठे होते हैं वो फाइल दबा के बैठे होते हैं कि उसमें हो सकता है उनका कोई हिस्सा हो। तो अगली कंपनी के साथ उस तरह की डील ना तय पा रही हो तो वो जानबूझ के लोगों को खज्जल किया जाता है, जलील किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई सप्लाई का, कोई फलां चीज़ों का उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, लेकिन कोई नया अफसर आ जाता है, जिस अफसर से कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है उसके साथ तो मामला तय होते हैं आप। लेकिन फ़र्ज़ करें उसका ट्रांसफ़र हो गया, नया आ गया, उसकी अपनी मंतिक है, उसकी अपनी लॉजिक है। पहले वाला तो अपना हिस्सा लेके कॉन्ट्रैक्ट दे गया, तो अगले वाले ने कुछ ना कुछ तो फिर उसमें। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो बाकी एयरलाइंस जो हैं वो फ़ायदे में रहती जाएंगी और पीछे रह जाएगी बहुत हमारी ये कौमी एयरलाइन। और मेरा ख्याल से इसके लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं कर रहा शायद से प्रसा। देखिए, कौमी एयरलाइन का फ़ायदा तो हमें उस वक्त हो ना जब हमारे टिकट सस्ते हों, हमारे को इस तरह की सहूलतें मिल रही हों कि हम चलो सब्सिडी के साथ जा रहे हैं या बर वक्त हमारी फ़्लाइट्स जा रही हैं,
और मुझे तो नहीं याद कि कोई भी प्रवास हो और उसमें डिले ना आए। इवन हम तो लोग उम्रा पे इतनी दफ़ा गए हैं और वो उस वक्त भी हमेशा कहीं ना कहीं प्रवास डिले हो रही होती थी। और सहूलियात भी कोई, तो ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स से बहुत सारी डिले होती हैं। इंटरनेशनल तो चलो किसी हद तक वो उनको फ़ाइन का या सारे चीज़ों का होता होगा, डोमेस्टिक सतह पे तो वो बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो रही होती हैं। ऐसे में प्राइवेट कंपनीज का आना बड़ा ज़रूरी होता है। देखें, प्राइवेट सेक्टर जब भी किसी डिपार्टमेंट में आता है उसका फ़ायदा बराह रास्त पब्लिक होता है। पब्लिक उससे फ़ायदा उठाते भी। कंपटीशन की जब फिज़ा कायम होती है, जब उसके बाद बराह रास्त फ़ायदा जो उनके कंज्यूमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो सारिफ है, उसको होता है, आवाम को होता है। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीज़ें, ये प्राइवेट सेक्टर से इन चीज़ों का आना, प्राइवेट एयरलाइंस का ऐड होना, ये बड़ा होता है। आप पहले जिक्र कर रही थी कि इसको देखना किसने है। जब ये ग्राउंड हुआ होगा उस वक्त ये सही सब ठीक कह रहे हैं कि इनकी फ्लाई टाइम देखते होंगे कि कितने दफ़ा ये दिन में इसका है, कितने फ़ायदा दे रहा था, कितना तैयारा ग्राउंड। फ़्लाइट्स डिले होने की वजह क्या है कि हमारे पास जब तैयारों की कमी होगी, जहाज़ कम होंगे, तो उसके बाद अल्टीमेटली आपकी फ़्लाइट्स डिले होंगी या फिर आपको मंसूख करना पड़ेंगी। तो एक वजह उसमें यह भी है कि आपके तैयारे खड़े हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई और अल्टीमेटली जो आपने शेड्यूल या जो आपने परवाज़ों का बना रखा है उस पर पूरा नहीं उतरते और फिर नई फ़्लाइट्स। आप देखें ना, आप इधर नॉर्दर्न एरिया की तरफ में आपने नई फ़्लाइट्स का आगाज़ कर रखा है, बहुत दुनिया जा रही है। अभी अभी चेक करें तो 2-3 महीने बाद का टिकट आपको मिलेगा। तो बात वही है कि बस भरी हुई है लेकिन उस तो बाद ही खसारा है, लेकिन समझ नहीं ना आती कहाँ पे खसारा है। उसके यही है कि इसका मतलब है कि जो इनकम आ रही है एक्सपेंस उससे ज्यादा है। बिल्कुल, वो जब मीटअप नहीं होता फिर अल्टीमेटली आप खसारे में। कौन कम करे, शायद से प्रसाद अफसरशाही करेगी, आपके जो ऑफिसर्स बैठे हैं खसारे में रहेंगे, अवाम मसाइल में रहेगी, अखराजात जो है वो कम नहीं हो सकते। हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मतलब समझ नहीं आती कि सुबह सुबह आपको इस तरह की खबरें डिस्कस करनी पड़ जाती हैं। चल लीजिए, अब अच्छी खबर भी एक ऐड कर लेते हैं। आज़ादी का जश्न हर जगह पे मनाया जा रहा है। इस जश्न में मैं जो स्टॉल्स लगे देख रही हूँ ना, सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है वो हमेशा की तरह बाजे हैं। अभी आपको लाइव भी लेके चलेंगे, हमारी रिपोर्टर बाहर मौजूद है, लेकिन ऑलमोस्ट हर चीज़, वो चाहे आप एसेसरीज कह लें, चाहे टॉयज़ कह लें, अब आपको वो ग्रीन और वाइट कलर में नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स पे देख लें, आपको कपड़ों में ग्रीन कलेक्शन नज़र आ रही है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं ज़रूर इसको अप्रिशिएट करूँगी कि हर कोई आज़ादी के रंग में नज़र आ रहा है। शायद से प्रसाद देखिए मनाना भी चाहिए और एडवांस में सबको आज़ादी मुबारक भी आप लोगों को। फिर जब अगला शो आएगा तो उसमें तो गुजर गया होगा। जश्न है ना एक आज़ाद रियासत जहाँ पे हम लोग अपना जो मर्जी करें, जो आइन और कानून हमें इजाज़त देता है उसके मुताबिक गुजारें। कहीं हमें नहीं भी देता तो हम वो भी गुजार रहे हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, वो साथ साथ है। लेकिन आज़ाद रियासत का कॉन्सेप्ट होना, अपने एक कौमी यकजहती का इजहार करना, ये हम सब लोगों की, ये 24 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है कि 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाया जाए। और आज भी कश्मीर के हालात देख के यकीन माने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को दिल करता है ना। इसी तरह आज़ाद फिज़ा में जहाँ पे अभी भी आप गजा की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, कि वहाँ जब अपने हक के लिए जो जंग लड़ रहे हैं उनके साथ क्या है, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब 14 अगस्त हुआ तो देखें अब बहुत सारे शोहदा की स्ट्रगल है इसमें, बहुत सारी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिनके साथ क्या हुआ, हिस्ट्री पढ़ी है, तारीख पढ़ी है, सब ने पढ़ा है क्या हुआ था। तो वहाँ पे चलें गजा में तो उस तरह बात कर लें, वो बमबारी हो रही है तो बच्चे शहीद हो रहे हैं, बड़े शहीद हो रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आज़ादी थी तो वो तो सारा मंजर ही बड़ा अजीब था। तलवारों के साथ लड़ाई थी, फिर लोगों को इस तरह शहीद किया गया, इस तरह खून खारी की गई, इज़्ज़तें पामाल की गई और कितनी कीमती जानें दे के ये मुल्क को आज़ाद कराया गया। बिल्कुल सिपरा साहब की बात ठीक है, शान शान तरीके से मनाया जाना चाहिए और मनाते भी हैं। लेकिन वो जो बाजों की बात है, मैं वही कहने लगी थी, मैं बाजों के हक में हूँ भाई। देखें सेलिब्रेशंस हैं, जिस तरह मर्जी करें, मैं उसके हक में हूँ। आप जाए उसको तनकीद का निशाना बनाए। देखें मैंने तो लेके दिए हुए हैं बच्चों को और मैं अभी भी आने दें आवाज क्या है, रात को मनाए भाई। देखें पेट्रोल पंप पे गाड़ी फिल कराने के लिए खड़े हुए तो एक गाड़ी आती है, उसमें से चारों तरफ से बच्चे निकल के ना, आगे से पीछे से, और वो बाजे बजा रहे हैं। मतलब मैंने बनाने, हाँ एक चीज के खिलाफ हूँ, हवाई फायरिंग के। नहीं हवाई फायरिंग उसके सख्त खिलाफ हूँ। हुल्लड़बाजी का है, वन व्हीलिंग के, खवातीन को तंग करना, ये बदतमीजी के जुमरे में आता है। ये आज़ादी का कोई जश्न नहीं। आप मनाएं, बाजे बजाएं, रैलीज करें, आप उसको पाकिस्तानी परचम को बुलंद करें, जिस तरह मर्जी मनाएं।
ये चीजें जो मुआशरती तौर पे आ जाती हैं, आप उनसे निकलें। बाजा मुआशरती तौर पे नहीं आता। बचपन की 14 अगस्त याद है कि हमने झंडियां लाजमी लगानी होती थी, बारिश लाजमी होनी होती थी, उस टाइम तक सिर्फ झंडियों का वो था। अब तो मार्केट में इतनी जबरदस्त चीजें हैं। उस वक्त झंडियां होती थी कि हम साथ में वो धागा लाते थे, फिर झंडियों का बंडल होता था, फिर हम बनाते थे और सारे घर वाले वो सारी चीजें, हाँ, वो बांध के वो बना के फिर लटकाना, बनी बनाई मिलना शुरू हो गया। तो बिल्कुल ऐसे फिर कुछ इलेक्ट्रिक आ गई चीजें, ग्रीन एंड उसका ग्रीन और वो व्हाइट लाइट्स आ जाती हैं, वो उसमें चीजें देखें जिस तरह आपकी टेक्नोलॉजी और जिद्दत आ रही है इसी तरह, लेकिन जो आपका जज्बा है वो उसी तरह होना चाहिए। जज्बा जो होना चाहिए उसमें बाजू नहीं मैंने तो भाई स्पेशली बच्चों के ग्रीन और व्हाइट कपड़े रेडी देखे ना, इसी तरह आपने खुद भी बनाए होंगे 14 अगस्त के लिए। आपकी तो शायद छुट्टी होगी या पत्नी है, ट्रांसमिशन है, तो फिर देखें आप ग्रीन और व्हाइट क्यों पहनते हैं? आपके परचम का कलर है, बेसिकली आप उसके साथ मना रहे होते हो, जश्न के साथ जा रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपने ग्रीन और व्हाइट पहन रहे और उसके बाद चीज़ें ख़त्म होगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं कि एक आज़ाद रियासत में जब हम लोग रह रहे हैं और पड़ोसी मुल्क ने भी अगले दिन मनाना है, तो हमें भी उससे पहले इसको मनाना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं सही साहब को हुल्लड़बाजी, और वो सही साहब होनी है, जितने मर्जी नाके ला लो, जो मर्जी कर लो, वो होनी है। ट्रैफिक पुलिस बंद बांधती है, सब मुझे अभी भी याद है साई साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुझे उनका क्लिप अभी भी याद है, आज भी आप देखने लिबर्टी में था। साई साहब के साथ जो मर्जी हुआ, लेकिन साई साहब ने जो किया आज वो देखें हम लोगों के लिए, हम लोग अभी साफत के तालिब इल्म हमने देखा कि उन्होंने वो अपना माइक और वो जो जश्न था वहां पे वो नहीं किया। जाई चोई साहब के साथ जो हुआ पंजाब असेंबली के सामने, सब ने देखा हो क्या हुआ। तो ये चीजें क्या है, ये एक सेलिब्रेशन का हिस्सा ही है। कुछ ट्रेंड बदलते हैं, ये वाला ट्रेंड अभी भी नहीं बदला। नहीं बदलना। मैं आपको बताता हूँ, मैं लिबर्टी में ड्यूटी कर रहा था, तो CTO साहब उस दौर के तैयब हफीज चीमा साहब थे, वो भी हमारे साथ थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो लड़के आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, लेकिन इस लेवल पे वो जो बच्चों की हुल्लड़बाजी चली गई कि उनको खुद डंडा लेके उनके पीछे जाना पड़ा। नहीं, ये जो बाइक्स रेडी कराते हैं और फिर उसके साइलेंसर निकलवाते हैं, फिर ट्रैफिक ब्लॉकेज बड़ी होती है। मतलब 20-20, 25-25 लोग हैं, उन्होंने आगे खड़ी कर देनी है, वो गाड़ी में उन्होंने वो लगाए हुए हैं नगमे या जो भी लगा के, ना वो खवातीन की इज्जत कर ना फिर वो ये इन चीजों, लोग बच्चों को लेके ना शहर का नज़ारा कराने के लिए निकलते हैं। अभी लाइटें फैमिलीज निकलती हैं, देखें उस रात बच्चे निकलते हैं, फैमिलीज निकलती हैं, सब लोग होते हैं, आतिशबाजी है। मेरे ख्याल में कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि म्यूजिकल नाइट भी शायद यादगार में है। मेरा ख्याल है तमाम शहरों में इसी तरह का कोई हो रहा है। तो ये हुल्लड़बाजी और बदतमीजी करना तो किसी हद तक इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ, आप जश्न मनाएं, वो आपकी आज़ादी का दिन है, जिस तरह मर्जी करेंगे, खुदा ना खासा हादसा हो जाए तो फिर फायदा, आपकी अपनी जान को भी खतरा, दूसरों की भी जान को। एक अच्छी चीज़ नजर आ रही, कल मैं गुलबर्ग पे देख रही थी, बड़ा खूबसूरत तरीके से लाइटिंग से सजाया गया, तो अच्छा एक नज़ारा देखने में। देखिए वो रात में पहले यही लाइट्स होती थी लेकिन और कलर में थी, अब उन लाइट्स को चेंज कर दिया गया है कि किसी और हमारे बचपन में ना सिर्फ रेलवे स्टेशन वाली जगह को इतना सजाया, लेकिन अब वो देखे असेंबली को या सरकारी बिल्डिंग्स जो होती थी उन पे लगाया जाता था। आप देखिए 14 अगस्त को क्या होगा, बहुत सारी जगहों पे आपकी परचम कुशाई की तकरीब होंगी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, एक कौमी सतह पे हमारी शायद इस्लामाबाद में तकरीब होगी। मुझे याद है अभी भी जब हम बचपन में थे और एक टीवी या 2 टीवी हमारे गांव में हुआ करते थे, और वहाँ पे जब 14 अगस्त की परेड होती थी तो एक वो जिस तरह आजकल क्रिकेट मैचेस पे या इस पे होता है, तो वहाँ मजमा होता था। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में 23 मार्च की सब लोगों को बड़ा इंतजार होता था कि वो परेड आनी है, वो देखनी है, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग लाहौर आएंगे, बाहर से भी लाहौर आएंगे इस चीज को मनाने के लिए, आना भी चाहिए। देखें रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग आ रहे होते हैं। सब एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स ये चीजें अपना भी रहे हैं कि 14 अगस्त की मुनासबत से खुसूसी एक वो भी तकरीब रखते हैं, और रखनी चाहिए बच्चों को इस दिन के बारे में बताना। देखिए वेरी नेक्स्ट डे रखा हुआ है। मैं अपने अगर स्कूल की बात करूं बच्चों की, तो मैसेज आया हुआ है कि आप 15 अगस्त को जब आप भेजेंगे तो उनको शलवार कमीज में आपने भेजना है, साथ में परचम कौमी जो है वो देकर भेजना है। इसका क्या मतलब है कि उस 15 अगस्त को आप लोगों को बताएंगे कि 14 जो गुजरी है इस पे क्या हुआ, बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आज भी मेरे तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, उनको बता दें तो वो समझदार हैं, लेकिन जो छोटे हैं अभी से कॉन्सेप्ट देंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल, तो ये देने की ज़रूरत भी है हमें।
एक मैंने बैनर पढ़ा है, अब पता नहीं वो बैनर सही है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कि 13-14 अगस्त पे वाघा बॉर्डर बंद रहेगा और पब्लिक की वो परेड में शामिल नहीं हो सकेगी। शाही साहब को इस पे जिक्र है या इतना नहीं है, तो लेकिन पता यही चला है कि वहाँ पे चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो सही प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसलिए वाघा बॉर्डर पे परेड तो खैर ज़रूर होगी, लेकिन जो पब्लिक का जाना है वो शायद रोका। एक मैंने बैनर देखा है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कल किसी को भिजवाया था, उनसे यही पता चला है कि 13-14 अगस्त पे कुछ इस तरह का चल रहा है कि ये तो फिर आगे वाज़ेह हो ये एक बहुत बड़ी तकरीब होती है 14 अगस्त पे, मेरा तो बड़ा जाना इंतजार हुआ होता है। यकीन माने वहां जाकर जो जज्बा होता है ना, उसका कोई दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे देखने वाला नहीं है। अच्छा, एक अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जितना सामान 14 अगस्त की मुनासबत से नजर आए, साई साहब, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिल जाती है कि कुछ पैसे कमाने का मौका भी। पिछले 10-15 दिन से आप स्टॉल्स लगे देख रहे हैं बाजारों में, मार्केट्स में, मुख्तलिफ जगहों पे लेके ये बच्चे भी अच्छी चीज़ है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ना। देखें वो जिस तरह सिप्रा साहब बात कर रहे हैं कि इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको अवेयरनेस आएगी कि आज के दिन की क्या वजह है कि लोग इतने अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर बच्चों को सारी हिस्ट्री, आजकल के बच्चे तो मेरे साथ एक ट्रेनी रिपोर्टर जाता है, मैं आप यकीन करें कि जहाँ भी हम बैठते हैं वो हर चीज़ को गूगल करके मुझे दिखा रहा था, ये है ये है ये है। मैं उसको कहता हूँ कि तू गूगल को छोड़ दे, कहता नहीं सर, मैं सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ कि ये यहाँ पे ये क्या काम है इनका, ये कौन से ऑफिसर है, इन्होंने क्या क्या किया है। बच्चों को आजकल वैसे ही बड़ी अवेयरनेस है, लेकिन जब आपकी सेलिब्रेशन होती है, जब कोई भी आप तकरीब रखते हैं, तो उससे एक और अवेयरनेस मिलती है कि हम अपने बुजुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको नहीं भूले। तो ये सारा बड़ा अच्छी एक्टिविटी है, इसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें आपका जज्बा भी इन्वॉल्व होता है। ना कि जो बेरोजगारी की हम देख रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के चले, किसी को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर शो में आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, आईजी पंजाब की जानिब से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें एक ये भी था कि जी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाना है, वो छोटी छोटी शिकायतें जो कि हल नहीं हो पा रही थी, ऐसे में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात किए गए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें, बराह रास्त उनसे बात करके उनके मसले को हल किया जा सके। सो एक और चीज़ जो कि हमने देखी कि माजी में वो नहीं हुई थी, इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ट्रांसजेंडर को रखा गया। सो एक उनकी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा वो इत्तेमाद होता है कि जी हमारी आवाज़ भी कोई बुलंद करने वाला है, या हमारे लिए भी है कोई ना कोई फील्ड जिसमें हम जा सकते हैं। सेकेंडली वो चीज़ जो कि मुआशरे में तासुर बन चुकी है कि जी ये कम्युनिटी तो आगे बढ़ नहीं सकती, आपको हर जगह पर जो है अब जो है ट्रांसजेंडर नज़र आ रहे हैं, अगर आप मेहनत करें तो फिर मेरे ख्याल से इन चीज़ों में अब कुछ नहीं रखा, आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, सब आगे जाके काम कर सकते हो, और इसको तमाम हुकाम भी जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। इज़ा खानजादी हमारे साथ मौजूद है, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, लारी अड्डा में अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये जानना है, वो एक खुसूसी टैग सा लग जाता है ट्रांसजेंडर्स के साथ, ये अब कुछ नहीं कर सकते, ऑल्दो ज़माना बदल चुका है, अपने हकूक़ के लिए सभी लोग निकलते हैं, काम भी करते हैं, अपना नाम भी मनवा रहे हैं। आपका यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? ऑब्वियसली मुश्किलात भी होंगी, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? बीइंग अ ट्रांस जो है वो तो आपको पता है, मुआशरे में ट्रांसजेंडर्स के लिए मुश्किलात तो वैसे ही बहुत सारी हैं, और फिर इसके साथ सफ़र करना ये तो आम लोगों की निस्बत हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बस आई हैव प्रूव दैट कि करेज थी, कुछ करना था। उसके पीछे मेरे ख्याल से रीज़न जो सिंपली वो ये है कि जो हक छीने जाते हैं ना, तो फिर इंसान को बड़ा पेनफुल फील होता है। जब हमने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया तो फिर सोचा कि जब हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो जो कम्युनिटी में बाकी लोग हैं हमें ही उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और फिर जो ये मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान, और जो हमारी खसूसी तौर पे जिन्होंने हमारे इंटरव्यूज़ किए, मैडम सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा, एहसन यूनुस साहब, और भी मतलब एक प्रॉपर एक टीम थी जिन्होंने इसका मार्च में जो है ना इनॉग्रेशन किया इसका तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ का। उसके लिए फिर कुछ इंटरव्यूज़ थे और कम्युनिटी से फिर लोग लिए गए। उसके पीछे जैसे अभी आपने बताया कि रीज़न एक्चुअली ये था कि कम्युनिटी के बंदे ही कम्युनिटी की बात को ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, वेरी कम्फर्टली, तो फिर इसीलिए ट्रांसजेंडर्स को ही उसके लिए जो है ना वो चुना गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।
इन्वायरमेंट कैसा है आपके लिए? सपोर्टिव है कि मुश्किलात भी रहती हैं? क्योंकि हम बीइंग अ वुमेन देखें ना, आप फील्ड में जाएं तो ऑब्वियसली आपको मुश्किलात होती है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है। आपको क्या मुश्किलात फेस करनी इन डिपार्टमेंट? जी, डिपार्टमेंट तो अभी तक जितना हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह से उसका स्टार्ट इतना अच्छा था कि जैसे ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से इस तरह से है कि मंथली मीटिंग्स होती हैं, डायरीज जाती हैं, प्रॉपर प्रोग्रेस देखी जाती है। तो जब हमारा बिल्कुल स्टार्ट था तो माशाल्लाह से पूरे लाहौर के जितने एसएचओ साहिबान थे और जितने वो थे, हम सब लोग एक टेबल पे थे और ये उस वक्त बहुत अच्छा लगा। फिर आजी साहब ने इंट्रोडक्शन करवाया कि दीज आर वीएसओस और ये कम्युनिटी को डील करेंगी, उसके अलावा ये वल्नरेबल कम्युनिटी को भी डील करेंगी। और स्पेशली हमारे जो ऑफिसेज हैं वो पुलिस स्टेशन से बाहर बनाए गए। उसका एक रीजन ये था कि लोग कंफर्टेबली वहां पे जाना थोड़ा पुलिस झिझकते हैं। स्टेशन में जाए ना तो एक अलग से इम्पैक्ट होता है कि हाँ, शायद वहाँ का हमारी कोई बात environment, सुनेगा हाँ। नहीं। बाहर बनाने जी। का मकसद कि लोगों को वो तहफ्फुज का एहसास भी हो। आपको फील्ड में कोई मुश्किलात सामना करना पड़ता है? लोग आते हैं, ऑब्वियसली अभी हम जितना मर्जी जिद्दत का दावा कर लें, लोगों के माइंडसेट नहीं चेंज हुए। लोगों के माइंडसेट चेंज होंगे भी नहीं क्योंकि औलाद आदम से लेके देखें क़यामत तक जो है ना ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मुआशरे में अच्छे बुरे लोग हमेशा रहेंगे, हैं भी, और मुश्किलात के बगैर तो आप किसी चीज़ को जो वो हासिल कर ही नहीं सकते। तो मुश्किलात तो हर जगह पे पेश आती हैं, स्पेशली जब हम आउटरीच के लिए जाते हैं या कुछ इस तरह के कुछ ट्रांसजेंडर के मसले मसाइल होते हैं कि हमें खुद पीछे जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन साथ विक्टिम्स के। या अभी पीछे एक केस था कि हमने इसको एक उसको ट्रांसजेंडर को रेस्क्यू किया उनके घर से, और उन्होंने उसको कोई संगल बांधा था और बाल शाल काट दिए। तो व्हेन आई वाज देयर तो हमने उनको रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन जब हम बाहर चौक में आए तो वो सब लोगों ने उनके जो है ना वो उन्होंने ना बस एक गिराव कर लिया। तो बस फिर कुछ ट्रेनिंग्स थी, डिपार्टमेंट का साथ था, हमने बड़ा अच्छे तरीके से उनको वहाँ से रेस्क्यू किया और प्रॉपर उनके जो मसले मसाइल थे बस सुने, उसका हल भी। अच्छा, बुनियादी तौर पर ट्रांसजेंडर को किन मुश्किलात का सामना होता है? केसेस किस तरह के आते हैं जो आप सपोर्ट करते हैं? जी, कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द पर्सन डूइंग द डांस ना, फंक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज होती हैं, फंक्शन से वापस आते हैं लोग पैसे छीन लेते हैं, या जिस जगह पे वो रह रहे हैं दाएं बाएं से किसी ने चोरी कर लिया, कोई गुंडा टाइप लोग घरों में घुस गए, ट्रांसजेंडर को मारा, उनके पैसे छीन लिए, बाल काटे, मोहल्ले में लोग बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह से कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, कल्चर के अंदर की भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन कल्चर के अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो वो कल्चर के अंदर ही जो गुरु साहिबान हैं वहां तक बैठ के उसको डील किया जाता है। लेकिन जहाँ पे कोर्ट कचहरी या लीगल एड की जहाँ पे उनको जरूरत होती है वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो हैं हर जगह पे उनके साथ हैं, सपोर्टिव हैं। हमारे पास लॉयर्स हैं, वकला हजरात हैं, उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं जिसमें एडिक्टेड पर्सन्स हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। व्हाट डू यू थिंक, पहले से और अब में जब से ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आए, कम्युनिटी को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू हुआ जो पहले नहीं मिल रहा था? समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। पहले तो कुछ नहीं था, तो अब माशाल्लाह बहुत कुछ है। माशाल्लाह से पूरे मजाब में हमारे 39 to 40 मराकज़ जो है वो काम कर रहे हैं और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, इसके अलावा जितनी वल्नरेबल कम्युनिटी है, फीमेल्स हैं, होमलेस रनअवे और एडिक्टेड पर्सनस, और उसके अलावा पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी जो है ना, ये सब लोगों को हम डील कर रहे हैं। और माशाल्लाह से इसकी एक अच्छी खासी एक तादाद है कि जो लोग इससे फैज़याब हुए हैं। इतना आई मस्ट से कि सिर्फ विक्टिम्स के अलावा मुझे ख्याल से आपको लोगों में शऊर भी बेदार करना है। ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ करना जी, है। बिल्कुल। कुछ ये चीजें प्लान का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल हैं, लेकिन इसके लिए देखें हम एजुकेट करते हैं लोगों को, या किसी तरह से भी उन तक चीज़ पहुंचती है, उसके लिए मीडिया सबसे जो है ना वो अहम है। हमारे स्कूल्स हैं और हमारे जो मसाजिद मेंबर हैं जहाँ पे दीन जहाँ से चलता है ना, तो ये तीनों चारों चीज़ें इस तरह से हमारे कोर्सेज में ये चीज़ बताई जाए। एक जगह माशाल्लाह से ये आजी साहब ने जो हमें मतलब पोस्ट दी हैं, इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी फील्ड्स में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मैं मेरे स्पेशली सिविल कमीशंस में और इन अकेडमीज में मेरे सेशंस होते हैं। अच्छा, तो लास्ट सेशन में उन्होंने मुझे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए आफ्टर कमिश्नर्स बनने के बाद। मैंने कहा आप आसानी पैदा करें, जहाँ ट्रांसजेंडर के लिए मुश्किल है आप आसानी पैदा करें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ट्रांसजेंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर नहीं कर सकता। उसको आप फीमेल वाले उस पर पोर्शन में भेजेंगे तो देखें क्या है, या उसको जेंट्स पोर्शन में आप खड़ा करेंगे तो देखें क्या है। तो शऊर आना चाहिए। फिर एक बात मैंने वहाँ पे ये भी डिस्कस की कि देखें आपके 9th 10th के मैट्रिक कोर्स में जब बच्चे साइंस या वो उसको देख रहे होते हैं कि हमें साइंस सब्जेक्ट रखने हैं या हमें उसमें जाना है, तो उसमें साइंस सब्जेक्ट में प्रॉपर एक बायो के थ्रू आप आंख के ऑपरेशन का बता रहे हैं, उसके टोटल वो बता रहे हैं उसका, लेकिन आप जेंडर को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहे?
मिंबर से आप बात कर रहे हैं शिया की, सुन्नी की, हज के मनासिक की, कुछ भी आप लगा लें, लेकिन वहां पे जेंडर डिस्कस क्यों नहीं हो रहा? ये बुनियादी चीजें हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे मसाइल लेके चल रही हैं। अब एक आईजी साहब की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव तो लिया गया और आप अच्छी तरह से सपोर्ट भी कर रही हैं। कुछ आपने ना वो तरह की गाइडलाइन सेट की होती है कि अब हमने नेक्स्ट ये करना है, मजीद क्या करना चाह रहे हैं? अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से, जो कि स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए जो स्कूल कायम किया गया है 5 मंथ्स अगो, और माशाल्लाह से वहाँ पे एक अच्छी तादाद है जो कि बड़े अच्छे लेवल की तालीम जो उनको वहाँ पे दी जा रही है। ऑफ कोर्स के जैसे ही वो अच्छी तालीम से वो फारिग होंगे उनको गवर्नमेंट में अच्छे जॉब्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जिस तरह से ये तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम कर रहे हैं, कुछ हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पे भी किसी एक वार्ड में आपको पता सम टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी पेशेंट का अटेंडेंट कौन है, ये तो इसको मेल वार्ड में रखे हैं, फीमेल वार्ड में रखे हैं, तो उस पे भी थोड़ा सा भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सामने ड्राइविंग भी सिखाई जा रही है। जी जी बिल्कुल। हमारा फर्स्ट बैच जो है ट्रांसजेंडर का, जिसमें 15 ट्रांसजेंडर्स थे जिनको प्रॉपर ड्राइविंग सिखाई गई और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो प्रोवाइड किए गए। मकसद इससे ये था कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ट्रैक पे अच्छी तरह से रवाना हो जाए। इन ड्राइव का दौर है पब्लिसिटी हो रही है इन ड्राइव की भी, इन ड्राइव का दौर है और कुछ लोग जो है उस पर काम करेंगे। बेरोजगार रहने का कोई मौका नहीं है, आप हर तरह से अपनी जो है वो कुछ ना कुछ सीख के अपने आप को जी बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो अपना गुजारा कर सकते हैं। जी चल रहे। इसी तरह हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के थ्रू मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों के साथ भी जॉब प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं कि जो जॉब्स ऑफर करते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर को और वल्नरेबल कम्युनिटी को हम रेफर करते हैं कि जी आप ये करें। जिस तरह इसी तरह से एक फूड पैंडा का प्रोजेक्ट था जिसमें माशाल्लाह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं। और जो फर्स्ट बैच था ड्राइविंग का, तो ट्रांस कम्युनिटी से वेल नॉन बड़े सारे लोग जानते हैं, महक मलिक का मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी। उन्होंने भी वो ड्राइविंग क्लासेस ली और उनको भी वहीं से लाइसेंस जो है हमारे लाहौर से, जब हमने एक छोटा सा इवेंट रखा था वो खुद वहाँ पे आई थी, उनको भी जो है ना यहाँ से एडिशनल आईजी फरहान बेग साहब ने वो जो लाइसेंस प्रोवाइड किया। तो अब हर ट्रैक के ऊपर जो है ना वो काम हो रहा है। फैशन मीडिया में देख लें, बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि हर तरफ आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे लेकर आ रहे हैं। पहले जो सहूलियात नहीं दी जा रही थी वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि अपने आप को जो है वो बाइज्जत तरीके से मुआशरे में आप जो है वो चला सकें। कहीं पर आपको अगर इश्यूज हैं तो इसके लिए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है वो आपके लिए जो है वो पेश हैं, आपकी खिदमत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स अ वेरी ग्रेट टाइम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज है जी 12 अगस्त और आज है नौजवानों का आलमी दिन। बिलाशुबा नौजवान किसी भी जगह पर हम चले जाएं, किसी भी कौम की बात कर लें, नौजवान ही आपका मुस्तकबिल होते हैं। नौजवान ने ही आपकी आने वाली नस्लों को संभाला देना है। नौजवान का एनर्जेटिक होना, पुरजोश होना, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का तालीम याफ्ता नौजवान भी देख लें तो कुछ परेशान है, ना सिर्फ परेशान है बल्कि बेचैन भी है। आजकल का नौजवान तालीम हासिल करने के बावजूद भी हमें मायूस और नाउम्मीद नजर आ रहा है। आज का नौजवान खुश क्यों नहीं है? आज का नौजवान इस तरह का शिकार क्यों है? आज का नौजवान एक दौड़ में क्यों है? आज का नौजवान मुकाबलेबाजी में क्यों है? आज का नौजवान इस तरह का क्यों है कि बस सब कुछ मुझे ही मिल जाए? या आज का नौजवान आपको एक दूसरे से कोई छीना छानी करता क्यों नजर नहीं आ रहा? आज का नौजवान किसी दूसरे को देख के खुश क्यों नहीं है? आज के नौजवान को अपने ऊपर एतमाद क्यों नहीं है? बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी आज के शो में। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं और आज के नौजवान को किस तरह से हमने लेके चलना है, आज के नौजवान से उम्मीदें क्या हैं, आज का नौजवान अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता है, हमें बताएंगी कोमल फैसल जो कि माहिर नफ्सियात है। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नौजवान पर, लेकिन नौजवान वो संभालने को तैयार नहीं है। नौजवान परेशान भी है, इस तरह का शिकार भी है। क्यों? देखिए, आपने कहा कि उसको संभालनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमने उस नौजवान के कंधों को वो सपोर्ट दी? क्या हमने वो सपोर्ट उस बच्चे को, बच्ची को घर में दी? क्या हमने वो कॉन्फिडेंस उस बच्चे, बच्ची को उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला? ये सब तो मिल नहीं रहा उसको, लेकिन हम उससे एक रोल तो चाह रहे हैं वो प्ले करे, लेकिन हमने उसके फैक्टर्स उसको वो दिए।
अब हर जगह उसको डिस्करेज किया जा रहा है, उसको कंपैरिजन्स किए जा रहे हैं, उसको नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी जा रही है। फिर आप कहते हैं कि वो बच्चा ब्रिलियंस ले जाए। वो तो हार जाता है, जब ट्राई करने से पहले वो समझता है मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। और आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगी आपको बच्चे बच्चियां अनहैप्पी हैं, परेशान हैं। हर बच्चा ऐसे सोचों में खोया हुआ है, ओवर थिंकिंग बच्चे कर रहे हैं और वो ऐसे जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा। और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि वाकई बच्चों को डायरेक्शन देने वाला कोई है ही नहीं। मैं इतनी दफा बच्चों को समझाती हूँ कि तुम अच्छे हो, यकीन कर लो, लेकिन वो उनको इतना वो सुनाया हुआ है नेगेटिव, तो वो बच्चा को बड़ा मुश्किल से यकीन आता है कि मेरे अंदर भी एबिलिटीज हैं, मेरे अंदर भी स्किल्स हैं। सो ये एक मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनाते हैं, राइट। तो वो आज अगर बच्चा अनहैप्पी है या उसकी पुअर सेल्फ एस्टीम है, आप ये देखें कि उसमें किस किस ने रोल प्ले किया हुआ है। मैं वही कहने लगी थी, क्या जिम्मेदार वालिदैन हैं, क्या जिम्मेदार असातिज़ा हैं, क्या जिम्मेदार तालीमी इदारे हैं? क्योंकि पेरेंट्स को तो लग रहा होता है अच्छे नामवर बड़े तालीमी इदारे में बच्चे को भेज रहे हैं तो उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ना, देखिए सबका आप मुझसे एज अ साइकोलॉजिस्ट बात हम जो कर रहे हैं तो ये इन सबका इंटेग्रेशन है, राइट। देखिए अगर मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में अपने समझती हूँ कि मेरी बतौर मदर फर्ज पूरा हो गया, नहीं, मेरी पेरेंटिंग कहाँ है, मैं उसकी लाइफ में हूँ कहाँ। सिर्फ ये तो नहीं है कि उसकी फीस बिल कर दी, उसको गेम्स ले दी, उसको ये ले दी, नहीं, उस बच्चे के इमोशन मैं क्या उससे बात कर रही हूँ, मैं उससे कनेक्टेड हूँ बच्चे के साथ। हर लेवल पे हमें बच्चे के साथ कनेक्टेड रहना, चाहे वो टीनेज है। कम्युनिकेशन गैप आ गया कि अब बच्चा जो है ये सोचता है छोड़ो पेरेंट्स से क्या बात की, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इस तरह बच्चा विड्रॉ करते करते वो बहुत सी खुशियां हैं, बहुत सी तकलीफें हैं जो अपने माँ बाप के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम ना रियल लाइफ से दूर भी हैं। एक जो ये सोशल मीडिया पे चकाचौंध नजर आती है, आपको हर कोई बड़ा आगे जाता नजर आता है। आप जब कंपैरिजन में आ जाते हैं ना तो आप अपने आप को पीछे फील करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम आपकी करे ना करे, आप अंदर से नीचे जाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम इफेक्ट होती है। आप पढ़ी लिखी हैं, ठीक है ना, आपने सारा कुछ किया, आप सोशल मीडिया खोलती हैं और एक ऐसी खातून है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है और वो एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार रही, तो मुझे तो अपने ऊपर डाउट होगा कि ये क्या था, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। सो बेसिकली ये जो इतना कनेक्शन हमने बना दिया है इन मशीन्स और इसके साथ ये भी एक वजह है कि पेरेंट्स की एब्सेंस है उनकी लाइफ में। एक्टिवली इन्वॉल्व है ना पेरेंट्स, उनका सपोर्ट सिस्टम कौन है? एक लड़का लड़की का सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स फैमिली वगैरह सारे आते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, बच्चा हर बात शेयर भी करेगा, हंसी खुशी सब उनके साथ करेगा, कहीं उसको कंफ्यूजन होगा, कहीं उसको डिसीजन मेकिंग करना होगा, उसको हेल्प की जरूरत है, वो सपोर्ट आपके साथ है। सो वी नीड, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे के लिए एक स्ट्रांग और हेल्दी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो उसकी एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरत है। वो एक दफा जब फॉर्मलाइज हो जाती है देन बच्चा बिकम्स मैच्योर इनफ टू मेक हिज ओन सेंसिबल डिसीजंस। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ना। कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा टची होते हैं, कुछ तो वैसे बच्चे को अपने हाल पे छोड़ देते हैं ना। एक्सट्रीम है ना, बैलेंस नहीं है ना, पेरेंटिंग में बैलेंस चाहिए। और कुछ पेरेंट्स बार बार बच्चे से हर चीज का पूछ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जो है। हमारे यहाँ पेरेंटिंग में भी यही साइकोलॉजी में कहते हैं मेंटेन अ बैलेंस, ना ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए और ना ही बिल्कुल वो कहते हैं ना शुतरे बेमोहार की तरह छोड़ दे। देयर इज अ बैलेंस। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहे तो बच्चा हर उल्टा काम करेगा टू गेट योर अटेंशन, बिकॉज आपने उसको नहीं दे रहे। अगर आप टू मच क्रिटिकल हो रहे हैं तो बच्चे को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। और फिर अफसोस होता है जब ये बच्चियां इतना बड़ा बैगेज लेके यूनिवर्सिटीज में आते हैं जहां से आगे इनका करियर स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए 25, 24, 22, 23 साल का बच्चा है, उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, वो और करें तो हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्ट देयर, इज अ सब्जेक्ट। हालांकि मैं बड़ा हंसती इस बात पे कि एक नेचुरल चीज है, वो भी आपको सीखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें उनको, और ग्रैटिट्यूड उनको सिखाना चाहिए, एक्ट ऑफ काइंडनेस सिखाना चाहिए, ताकि आप वो बच्चे जो है ना वो एम्पैथेटिक बने, एक दूसरे के साथ हेल्पिंग में आए। सो इसीलिए वो भी एक हम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन वो बच्चे अब इतनी परेशानियों में, उनके मुझे तो समझ नहीं आता कि उनके सोल्यूशंस के लिए वो बेचारे जाएं कहाँ। कोमल साहिबा, बच्चों में आजकल वो कहते हैं ना सब्र नाम की चीज नहीं है, एक बदतमीजी वाला एलिमेंट है और बात सुनने को किसी की तैयार नहीं होती। अभी आप बात करें तो फिर आर्गुमेंट्स, तनकीद। आई टोटली एग्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आप ये देखो कि कितने ऐसे मौके थे कि जब वो आपसे कुछ कहना चाह रहा था और आपने उसको सुना। हमने सुनाया है बच्चों को। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, बहुत कम टीचर्स भी होते हैं जो बच्चों को सुनते हैं। आप उनको सुने तो सही,
शायद उनकी बात में कोई लॉजिक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अब जब उनकी बात कोई सुनता नहीं है, अब उसको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट ही होगा। अब अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेट होता है तो वो लेफ्ट राइट गलत, जैसे ड्रग्स वगैरह, आपको पता ही एक बहुत बड़ा डायलेमा, ग्लोबल डायलेमा है, उस तरफ चला जाए तो और गलत हरकतें। बिल्कुल, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इस सर्कल को तोड़ूं। तो अगर बच्चा फेल हो जाता है या बच्चा को कोई नाकामी आ जाती है, आप उसको ह्यूमिलेट ना करें, क्योंकि यही बच्चे आगे बढ़ के जो यूथ है वो आपकी नेशन के लिए, आपकी फैमिली, घर के लिए, सबकी फाउंडेशन वही तो है। सो वी हैव टू इनकरेज देम। हम उनके पीछे वो दो हाथ होने चाहिए ना, कि बेटा थोड़ा सा भी हुआ तो वी आर देयर, डोंट वरी। सो अगर हम इस तरह से उनके साथ करेंगे तो आई थिंक दे आर गुड। सो मेरे ख्याल से अब आपकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है, सबसे अहम रोल आपके पेरेंट्स का है, टू स्टार्ट विथ, आपके इदारों का है, यस, आपकी स्कूलिंग का है, आपके असातिज़ा का है। बिल्कुल। सो हम नौजवान की बात करते हैं, नौजवान के पीछे एक पूरी की पूरी आपकी पूरा कम्युनिटी है ना, एक चेन ऑफ फैक्टर्स है। वो बनते 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 इवेंचुअली फिर एक आपकी फाइनल पर्सनालिटी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा डिस्प्ले करता है, जाहिर है वो मैच्योर होता है, गुड एंड बैड उसको पता है। सो देन नाउ ही मेक्स हिज ओन डिसीजन, बट बेस बहुत अच्छी बन चुकी हुई होती है। अब उसकी बेस की जो फैक्टर्स हैं ना वो मिसिंग है, तो वो बच्चे का जो एक पर्सनालिटी का पजल है वो लेफ्ट राइट हुआ हुआ है। वो इस वजह से हुआ कि वो प्लेस में नहीं है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा प्लेस में करें, उनको इनकरेज करें, राइट, तो आई थिंक हमारे वर्ड्स देखें ना, हम वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं बच्चे बच्चियों के लिए, सही कह रहे हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूशन है कहीं भी देख लें। आप अगर इतना ह्यूमिलेटिंग करेंगे तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो आप क्यों उससे कोई एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जो बेचैनी है, ये जो परेशानी है, नौजवान का मायूस होना है, ये सब चीजें आपकी अपनी सोसाइटी से ही निकल रही हैं और नौजवान को इस तरह का और बना बच्चों को ना एक मैं ये कहूंगी कि इनको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करें। नो डाउट, बहुत अहम फैक्टर सिर्फ है। इस्लामियात से नहीं, स्पिरिचुअलिटी से। नो डाउट, जब तक आप अल्लाह ताला के करीब नहीं होते ना, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है। और जब वो अपने माँ बाप को इस बात पे भी देखेगा कि हम एक खाना भी खाते हैं तो एक छोटी सी भी चीज है और माँ या बाप के लिए अल्लाह तेरा शुक्र है, तो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये सारा कुछ आपके अंदर से। आप अपने माँ बाप का ख्याल करें, बच्चा वो सारा कुछ अपनी पर्सनालिटी में एब्जॉर्ब करता जा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी गुड रोल मॉडल्स, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एडल्ट्स। हम अगर हम अच्छा करें, हम खराब करें, लेकिन हम कह रहे हैं वो हमें देखने वाला ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। बच्चा वही कुछ सीखेगा जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है, जो उसके माँ बाप कर रहे हैं, वो उसी की एक तस्वीर बनकर सामने लेकिन आता है। इनके मैं बड़ी स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि ये बहुत प्यारे हैं। सिर्फ मसला ये आता है हम उनको गलत हैंडल कर रहे हैं। ना तो कोई बच्चा नेगेटिव होता है, ना तो कोई बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर होता है, ना तो कोई बच्चा बदतमीज होता है। ये सब चीजें हम सिखाते हैं। हम राइटर हैं। यस, आप वो एक ट्रैक बना रहे होते हैं जिसके आपके बच्चे नहीं, वो बस हमारा थोड़ा सा मसला ये आ गया कि शायद हमने उनको हैंडल सही नहीं किया। प्योर केस ऑफ पुअर हैंडलिंग है। दे आर नॉट बाय नेचर, दे आर लवेबल। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लाइक मेरा इतना उनके साथ प्यारा कनेक्शन है कि कभी कभी मुझे भी होता है कि इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज वो मदर फिगर ढूंढ रहे हैं ना, जो उनको वहां नहीं मिला। सी देयर इज एन एब्सेंस। सो उनको जहां वहां मिलता है तो वो फिर आपकी तकलीफ में भी उसी तरह परेशान होते हैं जैसे आपका बच्चा है। सो दे आर वेरी गुड किड्स। सो आपकी बातों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवान को सिर्फ और सिर्फ आज के नौजवान को मोहब्बत की और केयर की और तवज्जो की जरूरत है। उसके बाद आप नौजवान को किसी भी रास्ते के मुताबिक, किसी भी ट्रैक के मुताबिक चला सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ स्टे विद अस। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी की आमद है, एक ही दिन बाकी रह गया जो कल का है। शहर में बहुत ही खूबसूरत चीज़ों के स्टॉल्स लगे हैं, सो हम विजिट करा देते हैं आपको स्टॉल्स कैसे हैं। जी, हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे, सो वो हमें बताएंगे जी स्टॉल्स पे क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हमारे साथ समरा मौजूद हैं। जी समरा, बताइए किस तरह के स्टॉल्स लगे हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद है जश्न आज़ादी की मुनासबत से। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिला है वो खिला रहे बरसों, यहाँ फ़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। जी ना, बिल्कुल ऐसा ही है और आज़ादी का महीना है। ऐसे में हर कोई जहाँ वतन की तरक्की और सलामती के लिए दुआ कर रहा है, वहीं आज़ादी में एक दिन रह गया है, तो ऐसे में हर एक की ही कोशिश है कि वो अपनी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर ले। मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बाहर जो है वो तिल धरने की
जगह नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दुकान के अंदर आऊं और आपको यहाँ पर दिखाऊं कि अब जश्न आज़ादी की तैयारी सिर्फ मलबूसात और झंडियों तक ही महदूद नहीं रह गई, बल्कि मार्केट में नित नई और तरह तरह के जो है वो सजावटी और आराइशी सामान भी मौजूद हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है वो बैचेस भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो है वो मीनार पाकिस्तान भी बना हुआ है बैचेस के ऊपर। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप अगर मेरे बाएं जानिब देख सकें तो यहाँ पर जो है वो हेयर बैंड्स मौजूद हैं बच्चियों के लिए, इसी तरह से हेयर कैचर मौजूद हैं बच्चियों के लिए। और बच्चियाँ भी अपने वालिदैन से फरमाइश कर रही हैं कि उन्होंने आज़ादी का जश्न जो है वो बड़े धूमधाम से मनाना है। और यहाँ पर जो है वो बैंड्स भी मौजूद हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि हमसे ही है पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो सफ़ेद और हरे रंग की जो है वो चूड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ जो है वो। थैंक यू समरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।